बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर में तशरीफ़ लाए हुए हैं, आपको पता है उनके साथ असद उमर साहब हैं, उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट शफकत महमूद साहब हैं, उनके साथ साथ हमारे बहुत ही मायनाज जवान लीडर जो हैं वो हमाद अज़हर साहब भी हैं, जो पेट्रोलियम और पावर के मिनिस्टर हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ये एक रोज़ा दौरे पे यहाँ पे हैं, जिसमें वो डिफरेंट जो हमारे MPAs हैं, MNAs हैं, जो डिफरेंट डिवीजन्स के, उनके साथ भी मुलाकात हो रही है, पार्टी के लोगों से भी मुलाकात हो रही है। और ओवरऑल जो हमारा एक प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, उसके मुताबिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो रफ्तार है उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी और IG से और चीफ मिनिस्टर साहब से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो चुकी है, चीफ मिनिस्टर से अलग भी मुलाकात हो चुकी है, और अभी उनकी DG खान डिवीज़न के जो लोग हैं उनसे मुलाकात होगी। सरगोदा डिवीज़न से हमारे जो मेंबरान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उनसे मुलाकात होगी। तो बुनियादी तौर पर ये एक रोज़ा दौरा जो है वो जैसे रूटीन में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, असल मुद्दा ये होता है कि जो उनके मंशूर के मुताबिक उनकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर जो काम है आवाम की वेलबींग के लिए, फलाह बहबूद पे, उनके ऊपर हम कहाँ पर पहुँचे हैं। उसके साथ साथ जो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में अपोजिशन के लिए मज़ीद परेशानियाँ आ रही हैं। सबसे पहले तो सिर्फ यही था कि फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि एकदम एक चाबी चढ़ी और लोग इधर से उधर भागने लग गए। फजल रहमान साहब भी वापस जॉब पे आ गए, मरियम साहबा बिल्कुल साइलेंट मोड पे। हम आपको बताते थे, आप अक्सर कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग हैं, सवाल करते हैं ये अलग हो गए। हम आपको बताते हैं ये इकट्ठे हैं जब ये अलग भी होते हैं। फिर आप कहते हैं मरियम और चचा में बड़ी सख्त लड़ाई है, हम आपको कहते हैं नहीं, वो भी नूरा कुश्ती है, वो भी दिखाने के लिए है, क्योंकि ये सब चोर हैं। और चोर जो होते हैं जब उनके इंटरेस्ट की बात होती है तो वो एक हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो अंदर से एक होते हैं या एक दूसरे को पसंद करते हैं, अंदर से पसंद नहीं कर रहे होते वो, लेकिन उनको ये पता होता है कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर वो इकट्ठे होंगे तो वो लॉ इन्फोर्समेंट से, अदालतों से, सजाओं से बच सकेंगे। अगर वो अलग अलग एक दूसरे से लड़ेंगे तो फिर जो इनका पूरा माफिया का सिस्टम है वो वीकर हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब जब इनके ऊपर फर्दे जुर्म लगेंगी, एहतसाब का फंदा इनके ऊपर तंग होगा, तो आप देखेंगे एकदम आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे को घसीट घसीट के तीतर खिलाते हुए नजर आएंगे। आपको नजर आएगा घसीट घसीट के एक दूसरे को ये खाने खिला रहे हैं अपने घरों पे, घसीट घसीट के इज्जत दे रहे हैं एक दूसरे को। और इसी तरीके से जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आपको नजर आएगा इस्लामाबाद, वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो अपने लिए कोई थोड़ा सा फुटवर्क करके ना जगह बना रहे हैं। जैसे वो जगह बनाते थे, मरियम सफदर साहबा ट्वीट करके, किसी ना किसी को लॉन्च करके, किसी को गाली दे के वो एकदम उस माहौल को खराब कर देती। लेकिन अब चचा पे और जो कजन है उसके ऊपर क्योंकि फर्दे जुर्म होने जा रही है और वो चोरी की है, और अगर ये हो गई तो ये रवाज पड़ जाएगा यहां पर इंसाफ होने का। तो आपने देखा मरियम साहबा भी मुकम्मल साइलेंट मोड पे। तो जब जब इनकी करप्शन के को पकड़े जाने का मौका आएगा, आप देखेंगे ये साइलेंट मोड पर फौरी तौर पर लग जाएंगे। अब आने वाले दिनों में आपको हम और खुशखबरियां देंगे कि लूटी हुई और बहुत सारी दौलत जो है वो अनर्थ हो रही है। लोग पूछते हैं जी वो किधर गया पैसा जो आपने वापस लेना था। अभी तक को तकरीबन 550 अरब तो नैब रिकवर कर चुकी है। अब आप कहेंगे 550 अरब का आवाम को क्या फायदा? ये 400 अरब का हेल्थ कार्ड है, अगले 3 साल में इन्हीं चोरों से लूटे हुए पैसे से ही आपको दिया है। अगर वो रिकवर ना होते तो हम तो नोट नहीं छाप रहे, हम तो मुल्क को मकरूज नहीं कर रहे जैसे ये करते थे। तो आप ये देखें कि अगर ये 550 अरब ना आता हुकूमत के पास तो ये 400 अरब का हेल्थ कार्ड हुकूमत कहां से देती? तो जैसे जैसे इन चोरों से हम पैसा रिकवर करेंगे वैसे वैसे आवाम को सहूलत हम ज्यादा देते जाएंगे। अभी आपके सामने जो एक सिचुएशन डेवलप हुई थी चंद दिन पहले, इन्होंने चाय की प्याली के अंदर तूफान बर्पा करने की कोशिश की थी। उसके बाद जब चौधरी मुनस अलाई ने बड़ी मंजी हुई सियासत की, मैं ये कहूँगा बड़े राइट टाइम पे। आपको पता है क्रिकेट में और सियासत में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बॉल को बल्ला टाइमिंग पे लग जाए
اور اسی طریقے سے اگر سیاست میں حکمت عملی اور بیان ٹائمنگ پہ دے دیا جائے تو بال ہمیشہ رستے سے باہر جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ بیماری کے بہانے، مزاج پرسی کے بہانے، یہ ایک پنجاب کے بہت ہی معتبر خاندان، ایک بہت ہی سیاسی قد اور کاٹ کا جو خاندان چودھری برادران کا ہے، یہ ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اپنا جو کنفیوژن پھیلانے کا فارمولا ان کا ہے یہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے اس کا جواب دیا، اپنی خاندانی وفاداری کا مظاہرہ بھی کیا، یہ بھی بتایا کہ وہ کمٹمنٹ پہ پورا اتریں گے جو انہوں نے کیا ہے، اور انہوں دا مکو بھی ٹھپ دیتا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیاسی بات چیت نہیں ہو رہی. ان کے جو افلاطون ہیں انہیں مسئلہ ہے تماشے پہ کہ مونس علائی نے تماشا کیوں کہہ دیا ہے. اور بھائی انہوں نے آپ کے گھر آنے کو تماشا نہیں کہا تھا، جو آپ باہر تماشا لگا رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ اس کے اندر سے تماشا نکال رہے ہیں. انہوں نے ایک عمومی بات کی تھی، کسی پہ خاص بات تو نہیں کی تھی. آپ کی چور کی داڑھی میں تنکا آپ کو فوراً تکلیف شروع ہو گئی کہ تماشا لگ گیا ہے. تو یہ احسن اقبال صاحب یہ جواب دیں کہ انہیں کون سا تماشا کہاں برا لگا ہے اور کیا لفظ استعمال کریں آپ کی ہیرا پھیری، آپ کی جھوٹ، آپ کی فریب کاری اور آپ کی لوٹ مار پہ. اور دوسری بات میں ایک دفعہ پھر لاہور سے شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز کا، جنہوں نے اس ملک کے چپڑاسیوں کو بھی ارب پتی کر دیا ہے. غریب کی خدمت ایسے ہی تو نہیں کی جاتی نا، غریب کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو پورا زور لگانا پڑتا ہے. تو ملک مقصود چپڑاسی جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے جو 4 ارب نکلا تھا اس کے لیے میں پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کر چکا ہوں. دیکھتے ہیں وہ اب اس پہ کیا کرتے ہیں. میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ جیسے تمغے ڈفرنٹ ہوتے نا حسن کارکردگی، اس طرح ایک تمغہ رکھا جائے ان کے لیے جو یہ نت نئے طریقے دریافت کرتے ہیں لوٹ مار کے، چوری کے. اور بیچارے چپڑاسی جس کی 9,000 تنخواہ ہے اس کو انہوں نے 4 ارب اس کے اکاؤنٹ میں ڈال کے نکال لیا. اور میں نے پہلے بھی بار بار کہا کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کا ووٹ نون لیگ کا ہو جاتا ہے. اب مسرور انور بیچارے فوت ہو گئے تھے، ان کے اکاؤنٹ میں سے یہ پیسے نکال کے شہباز شریف صاحب اپنی بیگم کے لیے گھر لیتے رہے، گاڑیاں لیتے رہے. تو جو مردے ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں ہیں، جو نہیں پیدا ہوئے وہ بھی ان کے کھاتے میں ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کے تو یہ ویسے ہی بورے شورے غائب کر لیتے ہیں. تو یہ والا جو طریقہ کار ہے وہ درست ہوا. تیسری بات کے پی کے میں آپ نے دیکھا ہم نے بالکل پہلے مرحلے میں نقصان اٹھایا کیونکہ ہم نے ٹکٹ غلط دیے. ہم نے اپنے ورکر کو اپنے ورکر کے سامنے کھڑا ہونے دیا، اپنی لیڈرشپ کو اپنے، تو ہمارا مقابلہ تھا پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. ابھی جو ریزلٹس آئے آپ نے دیکھا، ہم نے اپنی حکمت عملی چینج کی، آپ کو پاکستان تحریک انصاف وہیں کھڑی نظر آئی جہاں پہلے کھڑی تھی. بالکل ملک میں مشکلات ہیں، آج بھی کل بھی پیٹرول بڑھا ہے، بہت کوشش کی کہ وہ نہ بڑھانا پڑے، 12 روپے کے قریب بڑھا ہے. بالکل خوش نہیں ہے کیونکہ جب آپ تکلیف میں ہوں گے تو ایک ایسا وزیر اعظم جو ہمیشہ غریب کے لیے سوچتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا. لیکن کوئی ہمیں اس کا حل بتا دے کہ اگر باہر $40 سے $95 پہ پیٹرول چلا جائے گا تو حکومت کے پاس کیا حل ہے؟ ایک حل ہے قرضے لیں اور سبسڈی ڈالیں، اس میں آپ کی نسلوں کو مقروض کریں، اپنی فارن پالیسی کو مقروض کریں، اپنی تمام تر جو طاقت اس ملک کے پاس ہے اس کی عوام کی وجہ سے اس کو مقروض کریں. اور دوسرا حل ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھیں، مشکل وقت ہے، اکٹھے ایک جت ہو کے گزاریں، اور وہ ہم کر رہے ہیں. اور ہم بالکل خوش نہیں ہیں جو یہ مہنگائی کی ویو آتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے گھر سے امید ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں یہ انٹرنیشنل مہنگائی، اب اگر یہ روس اور یوکرائن کا یہ جو مسئلہ ہے یہ اگر تھمتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں پیٹرولیم کی قیمتیں یہ نیچے آئیں گی، جس سے اوور آل مہنگائی کے اوپر اثر ہوگا. ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو صوبائی کابینہ ہے پنجاب کی، اس میں بھی ہم کچھ نئے لوگوں کو لا رہے ہیں، جن لوگوں کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کی پرفارمنس کی ضرورت ہے، ان کی کیپیسٹی کی ضرورت ہے. کیونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کے اندر آبادی بہت بڑی ہے، اور کیونکہ ہم نے چھوٹے یونٹس نہیں بنائے پہلے تو سینٹرلائز سسٹم ہے. کئی جگہوں پر آپ کو زیادہ ادارے بنانے کی بھی ضرورت ہے اور کئی اداروں میں زیادہ لوگوں کی بھی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں ہم مزید ایڈیشن کرنے کا پلاننگ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ایک اوور آل پالیسی اور اسٹریٹجک یہ ڈائریکشن دے دی ہے چیف منسٹر کو بھی اور اپنے پارٹی کے بھی جو سیکرٹری جنرل ہیں اور صدر صاحب ہیں پنجاب کے ان کو. اور اس میں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے یہ انفارمیشن کہ کون سے نئے پورٹ فولیو یا کون سے نئے لوگوں کو کون سی ذمہ داریاں ہم دینے جا رہے ہیں. بات پوری کر لیں. اسی طریقے سے ہم فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمیں ضرورت ہے نئے لوگوں کی، کیونکہ ہم ایسے اس ٹائم ڈیسائسو مومنٹ پہ چلے گئے ہیں کہ ہم
चौथा साल है हमारा, इकॉनमी हमें बिल्कुल बैंकरप्ट मिली थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि 5.37 पे आपकी ग्रोथ है। आपके मुल्क के फॉरेन रिजर्व हाईएस्ट लेवल के ऊपर हैं। 7 अरब पे मिले थे, आज 22 अरब पे हैं। एक्सपोर्ट 20 अरब पे मिली थी, आज 30 अरब होने जा रही है। अगर आप देखें रेमिटेंसेस तो वो रिकॉर्ड हद तक ऊपर है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का एरिया देखें तो बहुत ऊपर चला गया, प्रॉपर्टी का देखें तो ऊपर चला गया, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर चले गई, होम अप्लायंसेस देखें ऊपर चले गए, ट्रैक्टर ऊपर चले गए, गाड़ियां ऊपर चली गई, मोटरसाइकिल्स ऊपर चले गए, साइकिल ऊपर चले गए, वॉशिंग मशीन, पंखे, तमाम चीज़ों की, ग्रॉसरी की सेल्स, सब कुछ ऊपर गया। तो हमें यह नजर आ रहा है कि अब हमने इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया है। अब हमने अपना जो एजेंडा है उसको फाइनल हम स्टेज में है, तो हमने पूरा उसके ऊपर पुश करना है। इसलिए हम फेडरल जो काबीना है उसके अंदर भी एडिशंस करने जा रहे हैं और कुछ नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स या नए पोर्टफोलियोज और नए लोगों को उसमें भी हम ऐड करने जा रहे हैं, उसमें भी ऐड करने जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें पॉलिसी डायरेक्शन दे दी है और जब इसके अंदर नए खदोखाल नई बातें आएंगी तो वो आपके साथ नए नाम या कौन से नए लोगों को ये जिम्मेदारी मिलेगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा गिल साहब ये बताएं, पहले इधर फिर आप। अच्छा बताइएगा कि तरीन साहब के ग्रुप की रात मीटिंग थी और उन्होंने मीडिया टॉक में कहा कि हमसे अपोजिशन वाले तो राब्ता कर रहे हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से भी हमसे राब्ता हुआ है। पहली दफ़ा उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया है। आप क्या समझते हैं कि आपको अपोजिशन के साथ साथ अपने इत्तेहादियों या अपनी ही जमात की अरकान असम्बली से भी किसी किस्म का खौफ है, किसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में वो भी धोखा दे सकते हैं? और अगर राब्ता हुआ है तो क्या तरीन साहब को मना लिया गया है, वो ऑल आउट पीटीआई के साथ खड़े होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि तरीन साहब ने आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अब लोगों की अजम्पशंस के ऊपर सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। अगर किसी की अजम्पशन है और वो उस अजम्पशन पे एक सवाल करता है तो वो उनकी अपनी अजम्पशन है, उसका जवाब भी उन्हीं को देना है, हमने नहीं देना। तरीन साहब ने आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर साहब से के खिलाफ कोई इकदाम करने का बयान नहीं दिया। रही बात राब्तों की, हमेशा रहते हैं। अभी हमारे दोस्त हैं अजमल चीमा साहब, उनके जो भतीजे की शादी थी वहाँ मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। जिन बहुत सारे दोस्तों को आप तरीन साहब का ग्रुप कह रहे हैं उनसे भी मुलाकात हुई। तो राब्ते तो हुकूमती लोगों के और उनके हमेशा रहते हैं, मुलाकातें भी रहती हैं। तो इसलिए इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो ना देखा जाए, इसको इसके प्रोपोर्शन में देखा जाए, इसको इसकी रियलिटी में देखा जाए, इसमें से थेरीज ना निकाली जाए। गिल साहब ये बताएं कि इस वक्त पंजाब और फेडरल में आपकी कैबिनेट जो है वो मियां नवाज शरीफ की कैबिनेट के बराबर उसका साइज हो चुका हुआ है, बल्कि कई जगहों पे साइज बढ़ा है। इशू गवर्नेंस का है। काबीना में इजाफे से महंगाई और आम आदमी को क्या फायदा पहुंचेगा और महंगाई को काबू पाने के लिए अमली इकदाम क्या कर रहे हैं? ये भी ऐड कर लें कि आईनी तौर पर आप एक लिमिट से बढ़ा नहीं सकते कैबिनेट को और उतना साइज आप पहले ही अवेल कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए दो बातें ध्यान में रखिएगा कि एक तो ये कि कुछ चीज़ों के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं और कुछ के शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ सीएम का बीट रिपोर्टर होता है, फिर अचानक आपका चैनल स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रख देता है। वो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फिर बड़ी बड़ी स्टोरीज ढूंढ के लाता है। इसलिए हर जगह पे गुंजाइश मौजूद होती है। अंसारी साहब के साथ जब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लगाया जाता है तो दुनिया टीवी की ताकत दुगनी हो जाती है। इसी तरह जब जियो टीवी, इसी तरीके से एक्सप्रेस और जीएनएन दूसरे दोस्तों में, इसी तरीके से काबीना में भी ये होता है। आप अगर तो आप करने आए हैं अयाशी और पैसा बनाने, तो फिर सियासत से ज़्यादा वेला काम कोई नहीं है। लोगों से मिलें, चाय पिएं, उनके काम कराएं और पैसा बनाएं। लेकिन अगर आप वाकई खिदमत करने आए हैं तो मैं आपको पूरे सिद्के दिल से बता रहा हूं, इससे मुश्किल नौकरी कोई नहीं है। आपको 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है और फिर भी चीज़ें बची होती हैं जो आप नहीं कर पाते। तो बिल्कुल और लोगों को होना चाहिए, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका लॉन्ग टर्म में आवाम को फ़ायदा होगा, गुर्बत में भी कमी का उसका फ़ायदा होगा, एजुकेशन जिस महकमे में काम हो रहा है उस महकमे में उसकी बेहतरी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मुल्क के देखें छोटे और बड़े कितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मुल्क के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज हैं, उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक अगर आपके मिनिस्टर हैं, यहाँ नीचे हैं या ऊपर हैं, वो अगर नहीं मिल पाते तो आपको क्या दूसरे लोग नहीं साथ लेने? इसी तरीके से कोई और मिनिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर लोग होने चाहिए,
जरूरत नहीं है तो खान पीन से लोग नहीं लाने चाहिए। और इमरान खान का मतमा नजर है प्रोडक्टिविटी, इसलिए जहां जरूरत हुई लगाएंगे, जहां जरूरत हुई नहीं लगाएंगे, और आइन और कानून के मुताबिक उसकी तादाद रखेंगे। सवाल में अगला आपके पास तहरीक अदम इत्मीनान आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके खौफ में आप दोस्तों को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद में आज एक सहाफी के साथ वाकया पेश आया है जो उसकी तरफ से किया गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि आजादी सहाफत पर भी कहीं हमला हो रहा है? पहले सवाल का जवाब तो शेर में है कि दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू। तो सारे हमारे दोस्त ही हैं, और अगर किसी को पोर्टफोलियो दे दिया जाता है तो आप कहते हैं कि उसको राजी कर लिया, किसी को नहीं मिलता तो हम उससे नाराज हैं। ऐसे ना देखें इसको इस तरीके से देखें कि तमाम लोग जो भी सियासत में या सियासी इन्वायरमेंट में आइन के अंदर किसी ओहदे पे भी काम करते हैं, भले MNA MPA हैं या काबीना का हिस्सा है, वो आवाम के लिए उनका एक जो भी कमिटमेंट है उसके एतबार से लीडरशिप देखती है कि वो कहाँ काम कर सकती है। जहाँ उन्हें मुनासिब लगता है वहाँ पर उनको जिम्मेदारी दी जाती है। नाराज़गी और ना नाराज़गी इसकी वजह नहीं होती। दूसरा सवाल आपका जो है, आपने मुझे कहा कि इस्लामाबाद के सहाफ़ी, मुझे सिर्फ बता दीजिए कि वो किस अखबार में लिखते हैं, वो किस टेलीविज़न में काम करते हैं, उन्होंने कौन सी बड़ी स्टोरी ब्रेक की है, उन्होंने किस सहाफ़ी की शागिर्दी में सहाफ़त सीखी थी, उन्होंने कहाँ से सहाफ़त शुरू की थी, उन्होंने कौन से उनके बड़े सहाफ़ी जो उनके कुलीग हैं जिनके साथ बैठ के उन्होंने किसी कैफेटेरिया में चाय पी थी, कोर्ट रिपोर्टिंग की थी, असेंबली की रिपोर्टिंग की थी, वज़ीर आज़म की रिपोर्टिंग की थी। वो एक एडवर्टाइज़र है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उनकी। उसके ऊपर उन्होंने देखा कि आजकल न्यूज़ का धंधा भी ज़्यादा चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी बना दी। तो वो सहाफ़ी नहीं है, पहले अपनी ये करेक्शन कर लें। और उसके बाद दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि हमने तो, हमारे मिनिस्टर ने तो उनके ऊपर कंप्लेन की क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही फोश, घटिया, लग़व बात की थी, और एक ऐसी बात की थी जो आपको पता है कि बाजार में चलते हुए लोग भी एक दूसरे के बारे में नहीं करते। उन्होंने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के एक बहुत ही गलीज बात की थी। मिनिस्टर साहब के पास ये आइन कानून जो आपको हक देता है, मिनिस्टर साहब को भी देता है। उन्होंने कंप्लेन की और दरवाजा खटखटाया इंसाफ के कानून का। हमें तो ये लगता था कि उस कंप्लेन में उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी, अदालत में केस जाएगा और उनको सजा मिलेगी, और अदालत में वो जाएंगे, उतनी देर तक वो उनकी जमानत होगी, वो फ्री रहेंगे, और आखिर पर सजा होगी। अगर वो गलत हुए तो उनको सजा होगी, सही हुए तो वो छूट जाएंगे। उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया जब वहां पर गए कि पहले लोगों को मबूस कर लिया, फिर लोगों के ऊपर फायरिंग की, कैमरामैनों पे सीधी फायरिंग की जो वहां पर मौजूद थे, उसके बाद पुलिस वालों को फेंटा लगाया, उनके सर पर गन रखी, स्ट्रेट उन्होंने गन तान के फायर किया, लोगों को जख्मी किया। तो ये तो टेररिज्म का एक्ट किया उन्होंने। ये जो गन है उन्होंने एक FIA या पुलिस के एहलकार के ऊपर नहीं तानी, ये गन उन्होंने स्टेट पे तानी है, तो स्टेट इसका जवाब देगी। जो गन उन्होंने स्टेट पे तानी है, एक सेकंड बात सुन लीजिएगा, जो गन उन्होंने स्टेट पे तानी है उसका जवाब स्टेट देगी। हमने उनके ऊपर एक जो उन्होंने बहुत ही घटिया गलीज बात की थी जो रवाज बन गया हुआ है यहां पर, इसी तरह के अभी आप देखें वो एक घटिया ट्रेंड चलाने वाले को मरियम सफदर कह रही मेरी जिम्मेदारी है। तो मरियम साहबा ऐसे तो गालियां, आप हमारी बहन है, मैं पंजाब में भी 1 साल रहा हूं, फेडरल में भी, ये सारे रिपोर्टर खड़े हैं, इनमें से कोई दिल पे हाथ रख के बताए कि कभी निजी महफिल में भी आपके बारे में ऐसी गुफ्तगू की हो जो कोई भाई अपनी बहन के बारे में ना कर सकता हो। हम तो आपका एहतराम करते हैं, आपको भी शर्म करनी चाहिए, आपको हया करनी चाहिए कि आप ऐसे गंदे लोगों की जमानतें करवाते फिरते हैं, आप उनकी ओनरशिप ले रहे हैं जो गंदे ट्रेंड चलाते हैं, ये ना लाएं। फिर आप सारे शीशे के घर में बैठे हैं, सबकी बहन बेटियां हैं, सबके बारे में बकवास हो सकती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं दोबारा, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर सेन लोग हैं और मीडिया से, उनसे करप्शन पे बात करें, आप लोगों की जो मिस गवर्नेंस है उस पर बात करें, कोई अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल कर फैमिलियों पे ना जाए, जो लोग सियासत में नहीं उन पे नहीं जाएं, लोगों पे कीचड़ नहीं उछालें। तो ये बहुत ही घटिया तर्ज अमल है कि जो लोग गंदे ट्रेंड चलाते हैं उनकी आप जमानतें और उनकी पैरवी करते हैं। आपके जो इलेक्टेड लोग हैं या आपके जो ऐसे लोग हैं जिनको आप राइट और लेफ्ट खड़े करते हैं, वो लोगों की माओं को गालियां देते हैं, वो लोगों की मरी हुई मां को गालियां, गाली का जवाब क्या है? मुंह भर के गाली देनी है। जब आप किसी की मां को गाली देते ना, ये एक इनका ये टेस्ट ट्यूब बेबी इनका इधर फिरता है सियासी, उस टेस्ट ट्यूब बेबी को मैं ये कहूंगा सियासी को कि गाली जब आप मुझे या किसी की मां को गाली देते हैं, असल में आप अपनी मां को गाली दे रहे होते हैं।
जट्टों की जो तरबियत है वो ये नहीं है, अराइयों की तरबियत ये नहीं है, गुजरों की, मलकों की ये तरबियत नहीं है पंजाब के अंदर, ये सकाफत नहीं है। जब आप कहते हैं मावां तियां सांझियां, वो इसीलिए कही जाती हैं बदबख्तों के हर एक की माँ बहन आपकी माँ बहन है। आप हमसे निपटें, सियासत करें, सामने खड़े कहें ये बात गलत है, ये सही है, ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं। आप किसी की माँ बहन को गाली दे के सियासत कैसे कर सकते हैं? जब आप उसकी माँ बहन को गाली देते तो असल में अपनी माँ, मतलब मैं कलसूम साहबा के बारे में कोई बदजुबानी करूं तो अपनी माँ के लिए करूंगा ना। मैं मरियम साहबा के बारे में कोई इखलाक से गिरी हुई बात करूं जैसे राणा सनाउल्लाह साहब किया करते थे, तो मैं अपनी बहन के लिए गिरी हुई बात करूंगा ना। ये हमारी तरबियत में नहीं है। हम आपकी मंजी पीढ़ी इतनी ठोकेंगे कि चूड़ में से आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपकी माँ बहन को सर का ताज रखेंगे, आपकी माँ बहन को सर का ताज रखेंगे जैसे हमारी माँ बहन है। तो इस रास्ते पे ना आए। और जो आपने खुद साख्ता सहाफी की बात की, जो वजीर आजम के पास पैसे मांगने के लिए आए थे, जो वजीर आजम को मैंने कानों से सुना था कि मैं इस मीडिया की टांगे मान के आपके सामने फेंक दूंगा, और वहां पे और लोग भी बैठे हुए थे, मुझे इतने पैसे दे दें। तो वो शख्स आज अपने आप को सहाफी कहे या आप उनको सहाफी कहें, ये आपकी मुझे जुस्तजू का पता है सहाफत के लिए आपने जाती तौर पर क्या की हुई है। ये आपको भी आपके लिए भी दुरुस्त नहीं कि ऐसे लोग अपने आप को सहाफी। इधर सवाल ले लूं फिर आप इन्हें गुस्से हो जाना, मैं सवाल ले रहा हूं। मुस्लिम लीग आप जो है उसको शहबाज शरीफ की जानिब से ये खबरें आई हैं कि उन्होंने बड़ी ऑफर्स की गई हैं, आपने किस तरह राम किया उनको? क्या उससे कोई बड़ी ऑफर दी गई है या GDA के साथ और दीगर जो मामला है, क्योंकि उनकी अपोजिशन की जो आस उम्मीद है अब सिर्फ जहांगीर खान तरीन पे रह गई है? देखिए मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं, अपोजिशन ने अगर अदम एतमाद लाना है तो सबसे पहले वो अपने घर में डिसाइड कर लें तारीख की अदम एतमाद। जदों विआह रखा जाता है ना कुड़ी मुंडे का, पहले तारीख रखी जाती है। हजे तो तारीख ही डिसाइड नहीं हुई। कोई फरवरी कहता है तो कोई मार्च कहता है, कोई कहता है सिंध तो चलना है तो कोई कहता है इत्थों चलना है। पहले लारी करवा लैन, कोस्टर शोस्टर करवा लैन, उहदियां सवारियां पूरियां कर लैन। उन्हां सवारियां कोलों भी पुछ लैन जिन्हां ने सैनेट च वोट नहीं सी दिता, उन्हां सवारियां कोलों भी पुछ लैन जिहड़े साडे इशारे का इंतजार करते हैं कि वोट पाना है कि नहीं पाना। ये कहते हैं साडे 25 बंदियां नाल राबते ने, तुहाडे ते राबते ने, साडे कोल ते उन्हां दा रिमोट कंट्रोल है। असी बटन दबदे हैं तो ऑन होंदे ने, बटन दबदे हैं तो म्यूट ते लग जाते हैं। सो इसलिए पहले घर में मंजी थले डांग फेर लो, पहले आप जो है देख लें कि उधर कौन कौन आपकी तरफ से जो है ना वो इधर उधर हुआ है। जब आप अपने घर को एक दफा इन ऑर्डर कर लें, डेट उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, मेरी आपसे गुजारिश किया। देखें ये जो दोस्त खड़े हैं ना, ये मीडिया के लोग हैं, इनकी भी फैमिली है, इन्होंने भी अपना, किसी ने बाहर छुट्टी जाना है, किसी ने और करना है। ये अपना तरीका बना लें कि आपने लॉन्ग मार्च इन दिनों में करना है। शाहिद चौधरी साहब भी अपना उन दिनों का जो प्लान फारिग कर लें, शहबाज गिल भी कर ले, हमने भी कोई और काम धंधे लगना है। तो आप पहले अपना डिसाइड कर लें कि आपने कब करना है ये अदम एतमाद, ताकि तब हम तैयारी कर लें। लेकिन ये जो आपका तरीका चौथे दिन चुटकुला छोड़ देते हैं, इन चुटकुलों से फर्दे जुर्म नहीं रुकनी। इन चुटकुलों से आपका मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में डाला हुआ 4 अरब नहीं छुपना। इन चुटकुलों से जो मसरूर अनवर अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जब फौत हो गए थे तो आपने उनकी कब्र का भी हिया नहीं किया, उनके अकाउंटों से पैसे निकालते रहे, वो चीज नहीं रुकनी। इसलिए आप ब्लैकमेलिंग जितनी मर्जी करें, जिसका नाम इमरान खान है, मैं उसे रोज देखता हूं, जितना खुश वो आजकल है उतना कभी नहीं था। और उसकी वजह यह है कि जितना अल्लाह मियां ने, इमरान खान के तो मजबूरी ये बन गई ना कि पूरी तरह से उतना मैंडेट नहीं मिला, वरना तो आपका हम सियासी तौर पर और एहतसाबी तौर पर आपका वो हशर होता कि आवाम देखती। हमारी तो मजबूरी ये बन गई, लेकिन आपने अब कसम खाई हुई है कि आपने खुद ही अपने आप को ख्वार करना है। त्याओ होर चुपो। गिल साहब ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर 18 फरवरी को मंडी बहाउद्दीन का दौरा कर रहे हैं, मैं वापस लेके आ रहे हैं आप, प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा खुश हो जाएंगे, मेडिकल बोर्ड भी बना था, क्या स्टेटस है इनका? देखिए आपको पता है कि हुकूमत खत लिखने जा रही है। वो जो डॉक्टर साहब ने एक प्रेम पत्र लिखा जिसमें कहा कि नवाज शरीफ साहब को दिल लगी की जरूरत है। अच्छा, अब इन बातों को जाती ना समझा जाए। नवाज शरीफ साहब एक सियासी लीडर हैं, वो हमारे लिए उम्र में बड़े एहतराम की जगह, लेकिन जो डॉक्टर ने लिखा वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। उन्होंने कहा उनका दिल टूटा हुआ है, वो अकेले रह के और परेशान हो जाएंगे। तो या तो जितने भी जेलों के अंदर टूटे दिल वाले लोग हैं उन्होंने भी बाहर कढ़ो, उन्होंने भी किसी पार्क शार्क कमाओ, उन्होंने भी दिल लगी का इंतजाम करो, ठीक है ना। तो अगर नहीं तो फिर नवाज शरीफ साहब भी आके अपनी जेल काटें। तो जो डॉक्टर साहब का प्रेम पत्र है वो तो दिल लगी की तरफ इशारा करता है कि मुंडे दा ब्याह करो। सो हम बिल्कुल, अगर कानून में इजाजत है, अगर उनकी शादी हो रही हुई तो उतनी देर वो बाहर रहेंगे। तो अगर वो पाकिस्तान आके शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो करें, उतनी देर जेल में से उन्हें वो पैरोल मिल जाएगा, लेकिन सजा काटनी पड़ेगी। जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे होंगे।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ठीक नहीं होती। 18 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मंडी बहाउद्दीन का दौरा कर रहे हैं, कारोबारी मराकज़ तलीमी इदारे बंद होंगे और आम ततील का ऐलान हुआ, क्या आम ततील का ऐलान दुरुस्त है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आम ततील का ऐलान है, और अगर किसी ने किया होगा तो उसको हम कई दफ़ा, आपको पता है कि लोग जो हैं हमारे अफसरान जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर तो ये ऑर्डर नहीं देते, लेकिन वो कई दफ़ा अपनी फुर्ती में ऐसे ऐलान फरमा देते हैं, इसलिए कि वो काम ही ना करना पवे, सिक्योरिटी का चेक ही ना करना पवे। तो ये हमारी हुकूमत का ना तरीक़ाकार है, ना हम ये अशराफिया जो शरीफ की अशराफिया थी वो वाले हम काम करते। अगर ये ऐलान किया तो मैं यहीं से आपके तवज्जुह से उनको बताता हूं कि ये काम ना करें, बच्चों को स्कूल भी जाने दें, यूनिवर्सिटी भी जाने दें और सारा कारोबार होने दें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां आना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को तंग करें। तो ये कई दफ़ा इंतजामिया अपने तौर पे करती है, तो उनको आपके थ्रू लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि ये तरीके इंसाफ का ना मंशूर है, ना हम इससे, हाँ जहाँ सिक्योरिटी की जरूरत है वहाँ बिल्कुल कॉर्डन ऑफ करें, लेकिन सारे शहर को ये मैं शेख साहब का सवाल। गिल साहब, शहबाज शरीफ पर 2 दिन बाद जो है फर्द जुर्म लग रही है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी करने की तैयारियां हो रही हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं शहबाज शरीफ को या नहीं? ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, हाँ, यानी पूरी नॉन लीग। देखिए शहबाज शरीफ अभी पिछले दिनों किराए की एक एम्बुलेंस लेके अपनी गाड़ी में बैठ के अदालत पहुंचे और वहां जाके उन्होंने फरमाया मैं एम्बुलेंस में लेट के आया हूं। तो ये वो मुन्ना भाई MBBS एक फिल्म आई थी, ये प्यो पुत्र ने वही बनाई है, इसमें सर्किट कौन है वो मुझे नहीं पता अभी तक कौन है। तो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को ये गौर करना होगा कि अब ये वाली फिल्म नहीं चलनी है, पिट गई हुई है सिनेमे पे, हुण फर्दे जुर्म लगाओ, आसान हल है, फर्दे जुर्म लगवाएं। मकसूद चपड़ासी और जिनके अकाउंट गलत इस्तेमाल करके अरबों रुपए डाले उनसे माफी मांगे, पैसा वापस करें, जो छोटी मोटी सजा है वो काटें और उसके बाद बाहर जाके हंसी खुशी रहें। लेकिन अगर आपने इधर रॉबिन हुड बनना है, अगर आपने इधर दुल्ला भट्टी बनना है, तो फिर आपको एहतसाब की नक्के में से गुजरना पड़ेगा। सच्चे साबित हो, बिस्मिल्लाह बताएं मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब कहां से आया था? डॉक्टर साहब ये बताइएगा, फिर आप आखिरी सवाल आप फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट में आप कह रहे हैं एक्सटेंशन होने जा रही है, क्या तरीन ग्रुप के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? मैंने आपको बताया कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन दिया है, अब किन लोगों की कौन सी कैपेसिटीज हैं, कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, किसको कहां पर लेना है, ये फैसला चीफ मिनिस्टर हमारी दूसरी लीडरशिप करके प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेगी, फिर वो अप्रूव करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। अच्छा, आप अवामी मसाइल की भी आपने बात की गिल साहब, अब ये PSL हो रहा है, ठीक है, पूरा लाहौर स्टक होता है, स्कूल्स बंद, ठीक है, बिजनेस बंद, ये लिबर्टी साइड आप देख लें, मतलब आप हिसाब लगा लें कि दुनिया जलील होती है, आधा घंटा ट्रैफिक जैम होती है। ये मतलब खान साहब जब अपोजिशन में थे वो तब ये कहते थे कि अगर इस तरह PSL करवाना है इतनी फोर्स ला के तो फिर हिसाब बंद करें। देखिए मैं देखिए आपका ये कह रहा हूं कि इंतजामिया को बिल्कुल इसमें रीचेक करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, कि ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे आवाम को तकलीफ ना हो। ये मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं, इसका तरीका हो सकता है, इसका रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को अपनाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ आप सबको ये देखना पड़ना है कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इसको क्रिकेट का मैच ना देखें, इसे क्रिकेट ना देखें, ये वो कुर्बानी है जो हम सब दे रहे हैं, फाइनेंशियल भी होगी, तकलीफ की भी होगी, जो हमारा दुश्मन मुल्क हमारे पे मुसल्लत कर रहा था कि यहाँ खेल के ग्राउंडों में खेल नहीं हो सकता, हमारी एक पूरी दुनिया में पेंट कर रहा था। तो किसी को शौक नहीं है इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स लगा के इतना सब कुछ, ये एक लार्जर पिक्चर में आप देखें तो आपका और आपके मुल्क का फायदा है। तो ये इसमें प्राइम मिनिस्टर का या हुकूमत का जाती इंटरेस्ट कोई नहीं है, ये जो हमारे जाती मुल्की हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके एतबार से हमें पता है कि हमारा मुल्क सेफ है, तो हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट होनी चाहिए। हमारा दुश्मन कहता है कि नहीं होनी चाहिए, तो इसको उस तनाज़र में देखें। अब मैं सवाल ले चुका, आप सबका बहुत शुक्रिया।